Well, welcome, Arushi. Thank you so much for joining on a short notice. Thank you so much. So, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आपने देखा भी होगा जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई। आरुषि मैम इज ऑल इंडिया रैंक 2 इन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और presently she is posted as DFO in Uttar Pradesh government. So she will be sharing few tips. By the way, also I'll give you educational background. है ना, तो शी इज एन इंजीनियर, वो इंजीनियर हैं, IIT रुड़की से ग्रेजुएटेड हैं. सो अ वेरी वास्ट एंड वर्सेटाइल बैकग्राउंड she is carrying with herself, and she has a very rich experience of this examination. Civil services examination का काफी rich experience है. She has earlier also cleared UPPCS state services का जो एग्जाम है यूपी का, वो भी उन्होंने क्लियर किया है. तो बहुत रिच एक्सपीरियंस आपको इनका मिलेगा. इंटरव्यू को कैसे टैकल करना है, क्या डूज एंड डोंट्स है, उसके बारे में मैम आपको बताएंगी. एंड जैसा मैंने पहले कहा, प्लीज मेक अ नोट ऑफ पॉइंट्स, है ना, जॉट डाउन कर लीजिएगा पॉइंट्स को. एंड में आपके जो भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं. So over to you, Mishra ma'am. Thank you so much, sir, for inviting me over here. And congratulations to all the students who have cleared the Jharkhand State Service Examination. आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव को आप पार करके आगे आ चुके हैं. तो अब जो पड़ाव है, जैसे कि आप जानते हैं कि कभी भी हम स्टेट सर्विस की, चाहे यूपीएससी की, किसी की भी प्रिपरेशन करें, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपका जो डोमेन है, जैसे प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू, इसमें अनसर्टेनिटी बढ़ती जाती है. तो अनसर्टेनिटी को हमें प्लान करना पड़ता है, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अस कि हम कैसे हर इवेंट में कैसे, जबकि आप प्रीलिम्स में होते हैं आपके पास कुछ सिलेबस डिफाइंड होता है, जब आप मेंस में जाते हैं तो सिलेबस और वास्ट हो जाता है और आप लिखते हैं, आपको श्योर नहीं होता कि आप सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं, क्योंकि हर चीज ही सही मान सकते हैं उसमें. लेकिन जैसे आप इंटरव्यू में आते हैं, इसका डोमेन और बढ़ जाता है, क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं आपके पास सोचने समझने या ब्लफ करने का समय नहीं होता. आप जो बोल रहे हैं सामने वाले जो इंटरव्यूअर पैनल है वो सब समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और वो आपको कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं देंगे जिससे आप एनालाइज कर पाए कि मैंने ये गलत बोला या सही बोला. और अगर एक्सप्रेशन दे भी दिए तो आपको बैक ट्रैक करना डिफिकल्ट हो जाता है. तो ये एक बैकग्राउंड है कि जैसे 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 अनसर्टेनिटी बढ़ती जाती है एग्जाम की, वैसे वैसे हमें उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर होना पड़ता है. तो स्टार्टिंग विद द इंटरव्यू, इंटरव्यू आपके इंटरनली आपको अंदर झांकने का प्रोसेस होता है. इंटरव्यू कायदे से इनर व्यू है आपके अंदर का. वो एक बार जब जो पैनल बैठता है वो आपको जज करने के लिए बैठता है कि आप समझ रहे हैं कि नहीं, बातों को कैसे लेते हैं, क्या डील करते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं. तो इसके लिए मैंने कुछ एक फ्रेमवर्क बनाया है जिससे मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी. इसके विल कीप इट वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प, और उसके बाद अगर आपके जो डाउट्स हैं उसको हम टेकअप करेंगे. तो पर्सनालिटी के देखिए कुछ हिस्से होते हैं, 3 हिस्से होंगे अगर आप इंटरव्यू की स्पेसिफिकली बात करें. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ड्रेसिंग और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है. ड्रेसिंग और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एक फॉर्मल पावर ड्रेसिंग होती है, वो कैसे होती है हम आगे डिस्कस करेंगे. और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि मैं बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ, हमारी आंखें क्या कह रही हैं, हमारी बातें क्या कह रही हैं, हमारे हाव भाव, हमारे हाथ पैर क्या कह रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सेकेंड पार्ट होता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म. आपका जो डैफ होता है, आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होता है स्टेट सर्विस का, उसमें आपने क्या लिखा है, उसके प्रति आपकी नॉलेज कितनी है. एंड थर्ड इज द वास्ट करंट अफेयर्स. तो इसमें क्या है, हमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें कितना पढ़ना है. आपके पास जितना टाइम मिलेगा आप उतना पढ़ेंगे, लेकिन हम उसको लिमिट कैसे कर सकते हैं, पहले इंपॉर्टेंट चीज पे कैसे फोकस करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं. तो स्टार्टिंग विद द डूज दैट वी आर वेरी इंपॉर्टेंटली सपोज टू डू. फर्स्ट इज ड्रेसिंग. अगर हम ड्रेसिंग पे बात करते हैं, इट शुड बी वेरी नीट, फॉर्मल, क्रिस्प, पावर ड्रेसिंग. कैसे आप पावर ड्रेसिंग करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू फीमेल्स, इट हैज टू बी अ साड़ी. ठीक है, आप अगर कंफर्टेबल हैं साड़ी में, बिल्कुल साड़ी पहनिए. आप स्लाइटली अनकंफर्टेबल हैं तो भी आप अभी प्रैक्टिस कर लीजिए और साड़ी पहनिए. क्रिस्प क्रिस्प साड़ी, पतले बॉर्डर की, हल्के कलर की. आपके झारखंड स्टेट के किसी अगर पर्टिकुलर आपका हैंडलूम जो फेमस हो, मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई पर्टिकुलर हैंडलूम फेमस हो, तो उसकी साड़ी पहनिए. क्योंकि वो जब आप पहनते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी चॉइसेस को, उस पर एक बात शुरू हो सकती है और एक इंटरेस्ट टुवर्ड्स सर्विंग योर स्टेट दिखाता है. तो आप साड़ी बिल्कुल फॉर्मली पहनिए, पूरी प्लीटेड,
प्रॉपरली पिन्ड नीटली, ठीक है। बाल कैसे बनाएंगे, हमेशा बाल बंधे होने चाहिए। इट शुड नेवर बी कि आपने बाल खोले हैं, पूरा पीछे से नीट करके बांधिए। जुड़ा बनाइए, दैट्स मच बेटर। जुड़ा नहीं बना सकते हैं तो चोटी बनाइए, ठीक है। एंड घड़ी पहनिए, सिंपल एकदम। जो मेरा आपसे कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वहां मेकअप करके गए, आप लिपस्टिक लगा के गए हैं, फाउंडेशन लगा के गए, क्योंकि इन सब चीजों की वैल्यू नहीं है। आप एक बेसिक डिसेंट ड्रेसअप करिए, आप अपने बाल सही रखिए, चेहरे में नॉर्मल आपने तैयार कर लिया, आपको थोड़ा बहुत क्रीम पाउडर लगाना है आपने लगा लिया, बट इट शुड बी वेरी फॉर्मल। और कोई ना मस्कारा, ना लिपस्टिक, ना कोई मेकअप, ये सब कुछ भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फॉर्मली आप जाइए, यू शुड लुक लाइक अ स्टूडेंट, और वैसे ही आंसर दीजिए। कोई भी ब्रेसलेट वेस्लेट कहीं नहीं चलेगा। कमिंग बैक टू मेन, मेन की पावर ड्रेसिंग क्या होती है, आप जो है फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट विद ब्लेजर। अगर आपको ब्लेजर आप लेके जाइए, अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है तो उतार दीजिए, लेकिन जब हम आप कलर कॉम्बिनेशंस पहनते हैं, हमेशा ये ध्यान रखिए कि डार्क कलर की पैंट होगी, डार्क कलर का ब्लेजर होगा, लाइट कलर की शर्ट होगी। गलती से भी वो शर्ट डार्क कलर की नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इनफॉर्मल वाइब्स आती हैं। आप वहां पे क्लबिंग करने या पार्टी करने नहीं जा रहे हैं, तो बिल्कुल क्रिस्प होना चाहिए। आपकी जो बियर्ड है वो नीटली बनी होनी चाहिए, बाल आपके प्रॉपरली कटे होने चाहिए। बिल्कुल आजकल के जो बाल कटते हैं, यहाँ से 3-4 लाइन बना देते हैं और ऐसे टेढ़े मेढ़े बाल करते हैं, वो सब बिल्कुल भी नहीं। अगर आप पर्सनली अपनी लाइफ में रखते भी हैं, एंश्योर करिए कि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो यू शुड लुक लाइक अ प्रोफेशनल, और प्रोफेशनल इन अ गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है। इट शुड नॉट बी अ प्रोफेशनल इन अ कॉर्पोरेट सर्विस कि आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इंश्योर कि आप ऐसे पावर ड्रेसिंग करें। इम्पेकेबल नीट शूज, उसके अंदर के जो आपके सॉक्स हैं वो भी एकदम क्लीन होने चाहिए। ये नहीं कि लाल पीले रंग का मोजा पहन लिया, बिल्कुल ब्लैक ग्रे ब्राउन इस टाइप का पहनेंगे। फीमेल्स भी अपनी जो फुटवेयर होंगे, बिल्कुल पेंसिल हील्स आप अवॉइड करेंगे, कोई टाइप की बड़ी बड़ी हील्स आप अवॉइड करें जिसमें आपकी कोई भी कैटवॉक लगे। इट शुड बी वेरी सिंपल, वेरी फॉर्मल, ईदर फ्लैट्स और वेजेस, और शुड बी प्लेटफॉर्म, और आप एकदम सीधा सीधा चलेंगे। ये मेल्स और फीमेल्स सबके लिए होता है। आपके मेल्स के भी बाल आप एकदम स्ट्रॉन्ग होल्ड करके रखिए, चाहे आप स्प्रे डालिए, चाहे जो करिए, कोई भी सिचुएशन में ऐसा नहीं होना चाहिए, ना ही मेल ना ही फीमेल, ना ही मेल फीमेल ऐसे ऐसे बाल करती रहे और ना ही मेल ऐसे ऐसे बाल सेट करते रहे। बिल्कुल इनफॉर्मल लगता है, एंड इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ, यू फील दैट यू आर लुकिंग गुड, यू आर डूइंग गुड, बट जो सामने बैठे हैं वो 60 प्लस एज के होते हैं, वो आपको बहुत जज कर रहे होते हैं कि आप सेंसिबल बच्चे नहीं हैं। तो ड्रेसिंग का ये बात आप बिल्कुल नोट करके ध्यान रख लीजिएगा। सेकेंड, इट कम्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द की। कम्युनिकेशन दो तरीके का होता है, देखिए बच्चा, एक होता है फॉर्मल मतलब वर्बल, और दूसरा होता है नॉन वर्बल। आप वर्बल कम्युनिकेशन को कैसे मास्टर करते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, आपको जब आप स्टेट सर्विस का इंटरव्यू दे रहे हैं, देखिए जब यूपीएससी का आप इंटरव्यू देते हैं तो दे गिव यू एन ऑप्शन। आप जब स्टेट सर्विस का देते हैं इंटरव्यू, तो हो सकता है वो आपको ऑप्शन पूछे कि आप इंग्लिश में बोलना चाहेंगे या आप हिंदी में बोलना चाहेंगे या आप किसी और लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं। हो सकता है आपसे पूछे, हो सकता है आपसे नहीं पूछे। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आपको वो मिक्स रखना पड़ेगा। यू इट शुड बी मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। वाई इंग्लिश? बिकॉज इंग्लिश से हम जब एक्सप्रेस करते हैं, हमारी पढ़ाई काफी, आप सब लोगों की काफी सारी इंग्लिश में हुई होगी, आप एक्सप्रेस करेंगे तो कुछ जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो आप इंग्लिश में यूज करिए, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट में आज भी है कि अरे बच्चा इंग्लिश बोलता है तो अरे बड़ा पढ़ा लिखा है ना। लेकिन जो आपका कम्युनिकेशन है उसमें आपका हिंदी या आपकी अपनी लोकल अगर कहीं की डायलेक्ट वाली लैंग्वेज है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन में। ये नहीं कि एकदम आपकी लोकल डायलेक्ट पे आप शुरू हो गए, एकदम खड़ी भाषा बोलिए और अपना हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बात करिए। तो आपके कम्युनिकेशन में ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जस्ट पॉज फॉर अ सेकेंड। हमारे साथ क्या होता है कि हम उस चीज में आ जाते हैं कि सवाल पूछा तुरंत हम जवाब देंगे, सवाल पूछा तुरंत जवाब देंगे, कि सोचने का मौका लेते ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आप सोचने का मौका लें तो आप 5 मिनट शांत हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्हेन यू आर आस्क्ड द क्वेश्चन, तो एक बार थोड़ा सा कि जैसे अपने मन में एक हैबिट अभी से प्रैक्टिस करने की बना लिया कि आप अपने दिमाग में बोलेंगे ओके। और जितना वो थोड़ा सा टाइम होता है, ऐसे मुंह से बोलेंगे नहीं, अपने मन में बोलेंगे ओके। वो ओके वाला जो क्षण होता है जिसमें आप सोच सकते हैं, एक मतलब 30-40 सेकेंड्स का टाइम मिलता है जिसमें आप सोच के आंसर दीजिए। सामने वाले को पहले क्वेश्चन से ही ऐसा नहीं लगना चाहिए इंटरव्यूइंग पैनल को कि अच्छा आपको जो क्वेश्चन आता है उसमें आप तुरंत आंसर दे देते हैं, और जो नहीं होता उसमें आ करते रहते हैं या थोड़ा सोचने का समय लेते हैं। आपकी एक हैबिट दिखनी चाहिए कि आप हमेशा क्वेश्चन का आंसर सोच के देते हैं। जितना आप सोच के थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे तो उसमें आपकी गलती होने के चांसेस कम रहते हैं, आप सोच सकते हैं, आपका टाइम भी सेव होता है।
थर्ड पॉइंट कम्युनिकेशन में क्या है कि ये कम्युनिकेशन है, ये डिबेट नहीं है। यू आर नॉट हियर टू विन एन आर्ग्यूमेंट। इन एनी केस आपने कुछ अपना आंसर दिया है ना, एक तो आपका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, जैसे अभी आपके सर आपसे बात कर रहे थे, कि बातें इतनी फास्ट नहीं होनी चाहिए कि लड़खड़ा जाए जबान। बहुत समय ऐसा होता है व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू स्पीक इन अ वेरी फास्ट लैंग्वेज, कुछ कुछ शब्द एक दूसरे पे चढ़ जाते हैं, अजीब सा लड़खड़ाता हुआ बोलते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो बात स्टार्ट करते हैं बहुत हाई नोट पे स्टार्ट करते हैं, फुल आवाज में स्टार्ट करते हैं, और एंडिंग एकदम धीमे 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 धीमे। तो सामने वाला गेस करता रह जाता है कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये इंपॉर्टेंट है कि हम ये ध्यान रखें कि सामने वाले को पूरा एक टोन में सुनाई दे, ठीक है, एक आवाज में सुनाई दे। तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी बातचीत करने की प्रैक्टिस करें कि कैसे बात करें, ना जल्दी ना ही टोन मतलब वॉइस के डेसिबल्स चेंज करिए, एकदम एक आवाज में बात करिए। डिबेट नहीं करनी है। अगर आपने कोई आंसर दिया, उनको नहीं पसंद आता, वो कुछ कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, तो आप कहिए कि हाँ सर्टेनली सर, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको मैं, जिसके रेफरेंस में भी मुझे सोचना चाहिए, है ना। ये नहीं कि वहां पे नहीं सर मेरा तो यही आंसर सही है ना, कि या तो मैं तो यही सोचता हूँ। आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, लेकिन आपके अंदर झांके, लेकिन आपके अंदर इतना मत झांकने दीजिए कि आपके मन के जितने भी बायसेस हैं, प्रेफरेंसेस हैं, वो विजिबल हो जाए। बिल्कुल भी विजिबल नहीं होने चाहिए। आप किसी भी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो, आप एज एन आइडियल गवर्नमेंट सर्वेंट, इट शुड नॉट बी विजिबल ऑन योर फेस, और इट शुड नॉट बी विजिबल इन योर आंसर्स। आप ये मान के चलिए, जैसे अगर आप कभी आंसर्स की लेवल, आप वही सोचिए कि अगर आप मीडिया को आंसर्स दे रहे हो, तो मीडिया की आदत होती है हर बाल में खाल निकाल देना। ठीक है, तो वो क्या एक एक छोटे छोटे पॉइंट का इशू बना लेते हैं और सामने आपके ऑफिस के सामने धरना दे देंगे, तो आप या पेपर में छाप देंगे। तो आप इस लेवल पे आंसर दीजिए कि आप इतना बैलेंस्ड आंसर दे रहे हैं कि आपके आंसर को कोई आपके अंदर कम्युनिकेशन के थ्रू झांक नहीं लेगा कि अच्छा ये आदमी तो इसलिए बायस्ड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कि आपके हाथ पैर की पोस्चर कैसा है। पहली बात, जब भी आप मेल और फीमेल कैंडिडेट, आप जब भी बैठते हैं चेयर पे, अभी से प्रैक्टिस करके बैठना शुरू कर दीजिए। पूरा पीछे जाके बैठेंगे, पीठ आपकी हमेशा चेयर से 90 डिग्री एकदम टच होनी चाहिए। जो आपका पैर है वो भी 90 डिग्री एंगल बनाना चाहिए। आपके हाथ हैं जो पैर के ऊपर एकदम स्ट्रेट आप ऐसे रखेंगे, ठीक है। वो हाथ ऐसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कभी आपका हो सकता है कि आप आंसर देने के टाइम आपने ऐसे रख दिया, बट कभी भी मैक्सिमम टाइम आप ऐसे रखिए, ठीक है। ऐसे ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ऐसे 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 ऐसे, इट शुड नॉट बी देयर। इसके अलावा क्या है, जब हम आंसर देते हैं तो हमारी हैबिट होती है, जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कि ऐसे ऐसे, जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। इट कैन नॉट बी हैपन कि आप हैपनिंग कि आप सामने बता रहे हैं कि सर ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। आप हाथ नीचे रख के ही बताएंगे कि कैसा होता है, ठीक है। तो ये आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंस क्या है कि आपका आई कॉन्टैक्ट क्या है। बिल्कुल डिसेंट आई कॉन्टैक्ट बना के रखिए, एकदम घूरने की भी जरूरत नहीं है, एकदम नीचे रहने की भी जरूरत नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपने एक बार नीचे देखा, वो ओके वाला समय लिया अपने मन में, और फिर आंखों में आंखें डाल के बात करिए, ठीक है। जरूरी नहीं, अगर कभी कभी कुछ कैंडिडेट्स को ऐसा लगता है कि मैं आंखों में आंखें डाल के बात करता हूँ या करती हूँ तो मैं ना डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, अचानक से घबराहट हो जाती है अंदर। इफ यू फील द सेम, आप यहाँ पे फोकस करिए, नाक वाक के साइड फोकस करिए। उस सामने वाले को नहीं पता चलेगा कि आप यहाँ देख रहे हैं, उनको लगेगा कि आप आंखों में ही देख रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट आप वहां पे नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज, आपको डर लग रहा है ना, तो आप उस जगह को अवॉइड कर सकते हैं। ये एक छोटा सा हैक है जो कि मैंने अपने मल्टीपल इंटरव्यूज में देखा था, बिकॉज आई एम द पर्सन हु फील्स वेरी इंटिमिडेटेड। इनिशियली आई यूज टू फील इंटिमिडेटेड, जब मेरे को आंखों में आंखें डाल के ही बात करनी पड़े तो लगता था कि अरे कैसे करेंगे। तो कभी कभी जब एकदम से डर जाते हैं तो थोड़ा सा साउथ देख लीजिए, लेकिन ये भी नहीं कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं तो पता चल जाएगा कि नीचे देख रहा है भाई, है ना। तो थोड़ा सा या यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा वो आपको हेल्प मिल जाती है, लेकिन कोशिश करिए कि आई कांटेक्ट ही करें। उसके अलावा क्या है कि कभी कभी हम बात आंसर देते टाइम थोड़ा थोड़ा हिलने लग जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, या थोड़ा सा जब किसी इंटरव्यूअर को आंसर देना है, आपको आंसर उस पैनल के मेंबर जो इस साइड बैठा है उसको आंसर देना है, तो हम क्या करेंगे, पूरा टर्न हो जाएंगे। पूरा नहीं टर्न होते, कभी भी आप आंसर देते हैं हल्का से एक एंगल लेते हैं और उसकी तरफ फेस करते हैं, पूरी बॉडी का बॉडी नहीं टर्न कर लेते। और उसके अलावा आपको कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है कि आपको नहीं आ रहा, तो आपने
या तो वो दूसरी बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप आगे बहुत कि क्या 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 ऐसे वाले जोन में मत आ जाइए। आप अपना कंपोजर मत खोइए, वहीं बैठे रहिए और पूछ लीजिए कि सर आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, काइंडली रिपीट, है ना, यस सर मैं उस समय समझ नहीं पाया था। इस तरह से आप बात करेंगे। थर्ड पॉइंट जो आपका डूज में होता है कि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लीजिए। इंट्रोडक्शन आप प्रिपेयर करेंगे क्यों? क्योंकि आपसे पहला चीज़ ही वही पूछी जाएगी। आपका इंट्रोडक्शन, इसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि इंट्रोडक्शन में आपकी वो सारी पॉइंट्स आने चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि सामने वाला आपसे जानना चाहेगा कि यार तुम कौन हो? है ना? तो उसके लिए आप प्रिपेयर करिए। एट द सेम टाइम इंट्रोडक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आउट ऑफ द वर्ल्ड आप देने लग गए कि एकदम फ्लावरी, कि आपने 4-5 पॉइंट बताया कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये यहाँ से पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा-ऐसा है एंड मैं दुनिया बदलना चाहता हूँ, मेरी सोच ऐसी है, मैं झारखंड को यहाँ से वहाँ ले जाऊँगा, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई भी फ्लावरी इंट्रोडक्शन एंडिंग में देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप फॉर्मल कम्युनिकेशन रखिए, आपने स्माइल के साथ आप बताएँ, क्योंकि आप अपने आप बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, तो चेहरा सैड नहीं होना चाहिए, उसमें डर नहीं होना चाहिए, उसमें आप प्रैक्टिस कर लेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आई कैन सी अनुष्का ओवर हियर। तो अगर इफ आई एम आस्किंग अनुष्का कि अनुष्का टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो अनुष्का अपने बारे में 4-5 लाइन बता दें। उसके बाद और वो भी थोड़े से चेहरे पे हल्की सी स्माइल के साथ, आँखों में चमक के साथ कि अपना इंट्रोडक्शन मैं किसी को बता रही हूँ। ठीक है? इट शुड बी लाइक दैट, ठीक है? एंड उसमें आप इंट्रोडक्शन जब देंगे तो आप यही ध्यान रखेंगे, बिल्कुल अपने महानता एकदम से नहीं गानी। इंट्रोडक्शन आपका सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है? उनको कुछ सवाल पूछना होगा कि अच्छा आप और क्या ये आपका नाम का क्या मतलब है, क्या नहीं है, वो आपसे आगे पूछ लेंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट डैफ पे। डैफ दैट इज डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, आपके यहाँ भी भराया जाएगा। जब आप भरते हैं डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप अपने बारे में उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं। जब आप इतनी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे, तो आप उनके सारे पॉइंट्स के ऊपर प्रिपरेशन करिए, चाहे आपका नाम क्या है, नाम का मीनिंग क्या है, आपके नाम के और फेमस लोग कौन से हैं, आपकी बर्थ डेट अगर वो फेमस है, किसी कारण से वो बर्थ ईयर फेमस है, तो उसके बारे में कुछ एक दो गूगल से पॉइंट्स निकाल लीजिए। ठीक है, आपके होम टाउन में क्या फेमस, झारखंड में क्या फेमस है, वो तो आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन आपके पर्टिकुलरली होम टाउन में या आप किसी विलेज से बिलोंग करते हैं, तो वहां पे क्या फेमस है, क्या फेमस नहीं है, क्या इश्यूज हैं, क्या इश्यूज नहीं है। तो ये एक जो बेसिक तैयारी होती है ना, कि डैफ के हर पॉइंट पे आप एक हर पॉइंट पे लेके बैठिए, हर पॉइंट पे कुछ, जैसे आपने लिखा फॉर एग्जांपल आपका नाम है रोशन, आपने नाम लिखा रोशन, उसके ऊपर बबल बना दिए, 3-4 ऐसे एरो खींच दीजिए, स्पाइडर डायग्राम कहते हैं उसको। जो भी आपको सवाल लग रहा है ना कि एक मतलब मतलब आपके बारे में जो नहीं जानता, वो आपसे रोशन नाम पे क्या-क्या पूछ सकता है ना? हो सकता है आपसे ऋतिक रोशन पूछ ले, हो सकता है राकेश रोशन पूछ ले, हो सकता है रोशन आपने किसी के जीवन को रोशन किया है कि नहीं, इस टाइप के सवाल हो सकते हैं, ठीक है? रोशन का मतलब क्या है, रोशन का पर्यायवाची क्या है, रोशन का विलोम क्या है ना? इस टाइप के, जैसे ये हो गया, या आपकी अगर पर्टिकुलर आपका कोई सिटी है जो जिसके बारे में आप बता सकते हो कि ये मेरा सिटी है, तो उसमें कि ये सिटी में क्या इसमें आपकी सिटी में क्या प्रॉब्लम्स हैं स्पेसिफिकली, तो ये एकदम जेनरिक प्रॉब्लम बता देना कि ना उसमें एजुकेशन कम है, उसमें लिटरेसी कम है और उसमें विमेन एम्पावरमेंट नहीं है, तो वो उसी वजह से पीछे। ये जेनरिक आंसर है, ये आप बता देंगे तो कोई बुरा नहीं मानेगा। बट इसके एक जैसे इसका एक तरीका क्या हो सकता है, इसमें आप अपने इंडिकेटर्स देखिए कि आपकी जब आपकी गवर्नमेंट जब आपकी रिपोर्ट्स निकालती हैं, स्टेट की रिपोर्ट्स आती हैं, तो उसमें हमेशा होता है, जैसे आप कुछ वो होते हैं कि जैसे लिटरेसी रेशियो देश का कितना है, आपके स्टेट का कितना है, अपने अगल बगल के स्टेट का कितना है, आपके जिले का पर्टिकुलरली कितना है, सेक्स रेशियो कितना है ना? और इस तरह के जो डोमेन होते हैं ना, इनको जैसे चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, कितने परसेंट लोग बूढ़े हैं, कितने यंग हैं, कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो कितना है, ये सब जब आप देख लेते हैं ना, अपने जिले का, अपने अगल-बगल के जिले का, तो उससे आप एक कंपैरिजन कर पाते हैं कि सर हमारे जिले में ये 2 दिक्कतें हैं ऑन द बेसिस क्योंकि जैसे आप देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल चाइल्ड सेक्स रेशियो इतना कम है, इस वजह से ये दिक्कतें हैं। या तो उस तरह से आपका थोड़ा-सा पर्सनलाइज़्ड हो जाता है आंसर। मेरा ये कहना है कि आप थोड़ा-सा इसको, जब भी आप किसी बारे में प्रिपेयर करें डैफ के किसी भी पॉइंट पे, तो उसको थोड़ा-सा पर्सनलाइज़्ड आंसर प्रिपेयर करें। कि फॉर एग्जांपल आपके यहाँ ये पूछा जाए आपके डैफ में कि जो है आपके यहाँ, आपने मान लीजिए आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो आपने किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो आपसे पूछ ही लिया कि यार वो आप ओबीसी हैं, आपको रिजर्वेशन मिला है, लेकिन आपको
आपके कुछ लोग हैं जिनको क्रीमी लेयर है, जिनको नहीं मिला है, उसमें आपका क्या ओपिनियन है? तो ओपिनियन बहुत भावुक नहीं होना चाहिए। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, आप इस बात पे भावुक हो जाए कि नहीं नहीं बिल्कुल रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको बुरा लग रहा है कि आपका आपके सिलेक्शन में दिक्कत आ रही है। या अगर आप रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है तो आप ये कहने लगे नहीं बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि बहुत बहुत अत्याचार हुआ है। ये सब नहीं, ये भावनात्मक आंसर्स, इमोशनल आंसर्स की कोई प्लेस नहीं होती, ठीक है? आप जिस जगह पे प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं, आप उसको विद सॉलिड बैकग्राउंड बोलिए कि आप किस कारण से, और वो सॉलिड बैकग्राउंड आपको कहाँ से मिलेगा? आपकी अपनी किताबों में मिलेगा। किस कारण से आपको रिजर्वेशन आया था और क्या वो कारण एलिविएट हो गया है, ठीक है? तो उस टाइप से आप बोलेंगे कि ऐसा-ऐसा है। तो आपको अपने जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें जो क्वेश्चंस हैं आपके ऊपर आएँगे, एचआर के ऊपर। दूसरा आपके थोड़े से करंट अफेयर्स जो उस आप ही के टॉपिक्स पे जो जनरल क्वेश्चन बन सकते हैं वो, और उसके रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो, उन पे सवाल आएगा। ठीक है, तो उसको आप प्रिपेयर करें। आपको ये ध्यान रखें कि हर वर्ड को, जो आपके डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके हर वर्ड को प्रिपेयर करने के लिए, जैसे कुछ-कुछ को तो आप 3-4 घंटे में प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना? कुछ-कुछ को आप 1 दिन दे सकते हैं, उससे ज़्यादा समय मत दीजिए। जितना आप ज़्यादा समय देंगे, उतना आप रैंडम प्रिपेयर करने लग जाएँगे, है ना? तो एक लिमिटेड प्रिपेयर करना है, वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। इससे हम आते हैं अपने 5th पॉइंट पे, जो कि है अपना प्रिपरेशन की हम जब प्रैक्टिस करें तो कैसे करें? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट कि आप में से जितने लोग जुड़े हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वुड बी फीलिंग कि यार मैं आंसर कैसे दूं, है ना? हम लोग लिखने में तेज होते हैं, पहले गोला भरने में तेज होते हैं, फिर लिखने में सीख जाते हैं कि लिखना कैसे है। लेकिन किसी के सामने आंसर देना, वो अपने आप में एक बहुत ही ऐसा टास्क है जिससे डर लगता है ना? किसी के सामने आंखों में आंखें डाल के बात करना, या कोई अचानक से या मेरी बात से डिसएग्री कर जाए, आपका पैनल डिसएग्री करे कि नहीं नहीं ये तो ऐसा है नहीं, और उस समय आप आंसर वापस से दें कि नहीं सर मैंने इस वजह से ये बोला है आंसर, वो सोचना, वो प्रिपेयर करने में आपको डर लगता है। और हम लोग ना ये सोचते हैं, अपने मन में बोलते रह जाते हैं आंसर्स की। आप प्रिपेयर करेंगे, आप अपने मन में आंसर बोलेंगे, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन ये है, आप देंगे अपने मन में। लेकिन इन रियलिटी जब आप देने लगेंगे, आप लड़खड़ा जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप जब प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस में आप अपने घर पे जो शीशे के सामने, मिरर पे सामने पहले अकेले बोलना सीखिए। पहले अकेले वॉक कर रहे हैं, जो भी आंसर प्रिपेयर किए, अपने मन से आंख बंद करके टहलिए घर में। जो क्वेश्चन पूछिए अपने आप से भी कि फॉर एग्जांपल आप जीवन है, जीवन आप पूछ रहे हैं कि आप अपने आप से पूछिए कि जीवन टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताए। तो अपने आप जीवन, आप सवाल भी पूछो, अपने आप आंसर भी दो, लेकिन अंधेरे कमरे में या अकेले टहल टहल के, जहाँ पे कोई जज नहीं कर रहा, अकेले, जिससे मुंह के बोलने की लड़खड़ाहट चली जाए। ठीक है, मेरा ये कहना है कि आज अगर मैं ये क्लियरली बोल पा रही हूँ डिक्शन के साथ, तो इसमें मैंने भी वो प्रैक्टिस करी थी कि हाँ, सबके सामने अगर बोल देंगे, आप लोग के सामने मैं बोल रही हूँ तो मैं लड़खड़ा जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत कुछ है, लेकिन उसको बोलूं कैसे? और प्रैक्टिस आपको इस बोलने की अकेले में करनी है। दूसरी बात, आपको प्रैक्टिस बोलने की मिरर के सामने करनी है। जब आप अकेले में करते रहेंगे, रोज थोड़ी देर मिरर में भी करिए, मतलब कम से कम 2 घंटे अकेले प्रैक्टिस करिए और 10-15 मिनट मिरर में करिए। मिरर में जब आप करेंगे तो आपको आंखों में आंखें डाल के बात करना आएगा, या लोगों की शक्ल देख के बात करना है। खुद की शक्ल देख के आप बात करेंगे ना, बड़ा ऑकवर्ड लगेगा देख के, लेकिन वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो आप किसी की शक्ल देख के आंसर जब देंगे ना, डर जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्या है कि आपको मन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कि यार मैं सब कुछ बोल दूंगा, लेकिन आप जब आंसर देना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि इतना नहीं बोल पाते हैं, और अगर बोल भी लेते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है, बहुत ही बोरिंग आंसर हो जाता है। तो आपको, जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये सीखने में आएगा कि आप कैसे उसको लिमिटेड टाइम में बोलें। कुछ ही 3-4 पॉइंट बोले, हर पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करते जाएं, बस 2-3 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट मत बोलिए, है ना? ये नहीं मेंस का आंसर नहीं कि अरे आपने सवाल पूछा मैं 5 पॉइंट में आंसर दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? और जो प्रैक्टिस करने में घर के साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप अपने दोस्त हो गए, मम्मी-पापा हो गए, दादा-दादी हो गए, घर में और रिलेटिव्स हो गए, उनको अपना टैब दीजिए, उनसे कहिए कि आप ना इसमें कुछ क्वेश्चन बताइए। वो आपको क्वेश्चन बताएँगे, वो उस बुजुर्ग नज़रों से क्वेश्चन बताएँगे, क्योंकि आपके जो इंटरव्यू पैनल में है, कोई भी ऐसा आपके टॉपिक पे एक्सपर्ट नहीं बैठा होता। किसी को भी बहुत ही टेक्निकल बातें या कुछ इंटरेस्ट नहीं होता सुनने में। तो आपको तो बहुत लिमिटेड मतलब वो ना बहुत ऐसे आपसे बातें करने के रेफरेंस में बात कर रहे होते हैं। तो आपको वो बातों के लिए थोड़ा इनसे पूछिए जो आपके घर वाले हैं। वो सवाल ना बड़े रैंडम से निकालेंगे जो आप सोच भी नहीं पाए होगे, क्योंकि आप तो प्रिपरेशन में बिज़ी थे। आप ऐसी टॉपिक्स नहीं सोच पाएँगे। वो बहुत रैंडम टॉपिक पूछ लेंगे कि अच्छा हाँ बेटा इससे तो ये भी रिलेटेड है ना, तो वो थोड़ा सीख जाओगे आप। अपने किसी घर वाले के सामने एक बार इंटरव्यू 1-2 बार दो। बहुत ऑकवर्ड लगेगा, बट आप सीखोगे। हिचकिचाहट धीरे-धीरे निकलती, एक दिन में नहीं निकलती।
और इसी से हमारा 6 पॉइंट आता है कि जब आप ये सब प्रिपेयर कर रहे हो, आप जिस भी इंस्टीट्यूट से जुड़े हो, आप उनके साथ डिस्कस करिए, उनके मेंटर्स से डिस्कस करिए और मॉक्स दीजिए। मॉक्स देने का इंटेंशन ये नहीं है कि वाओ आपने आज मॉक दिया और आज ही सारे लोग आपकी बेहतरीन तारीफ करके पैनल निकला कि वाह आपने तो, जैसे फॉर एग्जांपल सिद्धांत हैं, सिद्धांत आपने तो एक्सेप्शनल कर दिया, आप तो एकदम मींस आपका तो इंटरव्यू हो ही जाएगा। ये हमारा पर्पस बिल्कुल भी नहीं है। पर्पस आपका ये है, आप अपने दिमाग में क्लियर रखिए कि पर्पस आपका ये है कि आपकी हिचकिच, वो 5 अजीब से लोग हैं, नए-नए लोग हैं, वो सवाल पूछेंगे रैंडम, आपकी हिचकिचाहट खत्म होती है एक बोलने में, दूसरा जो सवाल नहीं आता उसको हैंडल करना आपको आ जाता है, और तीसरा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब आपको रिव्यूज मिलते हैं तो आप उससे कुछ सीखते हो कि अच्छा, तो रिव्यूज सुन के ऐसे नहीं हो जाना चाहिए कभी भी कि अरे क्या ये, इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, तो मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं है, मैं ही महान हूँ। क्योंकि आप महान होगे, बिल्कुल सर्टेनली आप महान होगे, लेकिन अगर 5 लोग बैठ के आपको कुछ सजेशन दे रहे हैं तो उनकी बातें भी बिल्कुल हल्की नहीं होंगी। तो वो बहुत ध्यान रखने बात है कि आप मॉक्स जब दें तो इनको बिल्कुल ध्यान में रख के मॉक्स का मोस्ट फायदा उठाएं। और ऐसा नहीं है कि अरे मैंने एक ही मॉक दे दिया बस बहुत है, एक नहीं, कम से कम 4-5 मॉक दीजिए। देखिएगा आप धीरे धीरे इंप्रूव करते जाएंगे। और थोड़ा ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी मॉक्स देने में कि आपके जो दिल से डर धक 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 होता रहता है ना कि अरे शिट मेरा आंसर गलत हो गया, दैट विल बी कंट्रोल्ड। ठीक है। कमिंग टू डोंट्स की क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो नहीं करनी है, वैसे मैंने इसी में कवर कर दिया, लेकिन मैं आपको फिर से कुछ पॉइंट्स के हिसाब से बता देती हूँ। पहली बात, बिल्कुल एग्जैजरेट मत करिए या झूठ मत बोलिए। एग्जैजरेट मतलब कि कोई ऐसा आंसर दीजिए जो आप ऐसा एग्जैजरेशन दे दें कि नहीं आज तो मैं झारखंड को जापान बना दूंगा इससे। क्यों? मान लीजिए आपसे ये कहा गया कि अरे झारखंड क्यों नहीं बदला, है ना, या आज तो सरकार इतना पंपिंग कर रही है और झारखंड बदलने का क्यों? क्योंकि झारखंड के लोग ना पढ़े लिखे नहीं है, उनको बदलने का मन नहीं करता। ये आंसर नहीं होता, इतना नेगेटिव आंसर। या ऐसा कि मैं झारखंड को जापान बना दूंगा कैसे, ऐसे। या ब्यूरोक्रेट्स को ये सब करना चाहिए और मैं होऊंगा तो मैं ये कर दूंगा, क्योंकि उनमें से कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट होगा, वो ये सोचेगा अच्छा तुम ही सबसे बड़े ज्ञानी हो, तुम ही कर दोगे, बाकियों ने नहीं किया। ईगो नहीं हर्ट करनी है, समझे, है ना। क्योंकि यंग जनरेशन वाले हम लोग बैठे होते हैं, अगर मान लो हमारी बहुत बड़ी ईगो नहीं होती, वो जो 60-60 साल वाले लोग होते हैं उनकी ईगो बहुत हर्ट होती है, हम लोग ने सर्विस में देखा है। आप काउंटर नहीं कर पाते उनको, आप काउंटर बड़े ध्यान, मतलब काउंटर क्या क्या उनके, उनको रिफाइन करने की अगर कोई बात बोलनी होती है तो बहुत सलीके से बोलनी होती है, नहीं तो वो हर्ट हो जाएंगे और आपका तो नुकसान ही हो जाएगा। ठीक है। आपको सिस्टम में रहना है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप एग्जैजरेट मत करिए, किसी को डिमीन मत करिए, अब झूठ बिल्कुल मत बोलिए। आपको नहीं आता है तो आप डिसेंटली बोल दीजिए कि मैं इसके बारे में मेरे पास नॉलेज नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि कोई बहुत टेक्निकल या बुकिश लैंग्वेज यूज करने की जरूरत नहीं है। टेक्निकल या बुकिश लैंग्वेज से मेरा मतलब है कि आपके सामने वहां पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा है जो आपके आपके सब्जेक्ट्स में पीएचडी करके बैठा हो, बिल्कुल भी नहीं, ना ही आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में और ना ही आपके जनरल कोई भी जीएस के सब्जेक्ट्स में तो पीएचडी करके नहीं बैठा है। आपको अपनी हर बातों में 2-2 लाइन तो बोलना आना चाहिए, बस 2 लाइन के बाद, जिससे आपको थोड़ा 2 लाइन आपने बोल दी उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि मैं इसके बारे में और प्रिपेयर करूंगी, तब मैं बेहतर आंसर दे सकती हूँ। सर ये पॉइंट मुझे उतनी मेरी मेमोरी में नहीं आ रहा, लेकिन 2 शब्द तो बोलोगे, कम से कम 2 शब्द बोलो जिससे उनको लगे कि इसको एक ब्रॉड नॉलेज तो है। किसी भी बात पे अगर आपने कह दिया कि अरे मुझे तो आता ही नहीं, एकदम ब्लंट कि आई डोंट नो, है ना। हमेशा आई डोंट नो नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं यार आई डोंट नो वाले, तो आप हर के बारे में 2 लाइन तो बोलो, उसके बाद कह दो कि मैं इसके बारे में थोड़ा और पढ़ूंगी, है ना, या मुझे मेरी नॉलेज इसमें लिमिटेड है लेकिन मैं इसको एक्सपैंड करूंगी बिल्कुल। और लेकिन ये भी है कि जो है बिल्कुल टेक्निकल या बुकिश लैंग्वेज नहीं बैठनी है। आपसे किसी ने पूछा कि किसी भी फिलॉसफी का क्वेश्चन पूछ लिया, आप बहुत ही फैंसी फिलॉसफी दे दी, ये सब नहीं यार। आपसे तो सिंपल गीता की फिलॉसफी, बुद्ध की फिलॉसफी, इस टाइप का पूछेंगे ना, मतलब उनको जो कैजुअल कॉन्वर्सेशन में जो बात आनी चाहिए वो पूछेंगे। तो बहुत टेक्निकल या बुकिश मत जाइए, ऐसा बोलिए जिससे उनको इंटरेस्ट आए आपकी बातों में। इसके बाद थर्ड पॉइंट है आर्ग्यू मत करिए पैनल के साथ। ये हमारा पहले भी डिस्कस हो चुका है। बिल्कुल आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं। टेस्टफुली आपको कभी भी ब्यूरोक्रेसी में भी अगर आपको अपने सीनियर्स को कुछ भी बात पुट अप करनी होती है, बहुत टेस्टफुली करी जाती है कि आप तो महान हैं ही, लेकिन एक ये पॉइंट अभी नया आया था सर, मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आपने ये कह दिया कि नहीं नहीं सर ये नया पॉइंट है, आपने तो देखा ही नहीं, है ना, इसी इसी वजह से ऐसा है, क्योंकि ऐसे करोगे तो काम होगा नहीं, आप ही का नुकसान होगा, सीनियर का तो कोई नुकसान नहीं होता। अगर ये एग्जाम्पल सर्विस में ट्रू है तो ये इंटरव्यू पैनल में भी ट्रू है। जब आपसे वो कोई भी सवाल पूछे और आपको मतलब आपने जवाब दिया वो आपसे डिसएग्री कर जाए, तो उसमें ग्रेसफुली ये मान, ये नहीं कि तुरंत, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपना पॉइंट ही चेंज कर दें कि हाँ हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं,
यही होना चाहिए था, मैं तो गलत था। क्यों गलत थे आप? आपने बिल्कुल, आप डम तो थे नहीं कि आपने कोई भी रैंडम बात बोली, तो यू वर नॉट डम। अपने को भी वैसे भी आंसर नहीं चेंज करना, बिन पैंदी का लोटा नहीं फील करना चाहिए ना बिल्कुल, कि ऐसे कि बस बोला और तुरंत बदल गए, नहीं ऐसा नहीं है। आपने जैसे ही उनका आंसर दिया तो आपने मतलब आपने आंसर दिया, उन्होंने आपके आंसर को काउंटर कर दिया, तो आप पॉइंट ये बोल सकते हैं कि हाँ सर, मैंने इस डायमेंशन में थोड़ा डिटेल्ड नहीं सोचा था, आपका डायमेंशन भी सही है, मैं इसको भी ध्यान में रख के सोचना चाहिए मुझे, है ना? तो उससे उनकी इज्जत रह जाती है, ईगो रह जाती है, और आपको ना ये थोड़ा सा समय मिल जाता है कि, और आपको सिंपल समझ में आ जाता है, बिल्कुल फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल हो जाता है कि अगर आपसे कहें कि अब बताओ आपका क्या मानना है, तब आप अपना और उनका दोनों का आंसर जो था उसको मिला के तुरंत आंसर दे दो, काम सॉल्व। ठीक है, उनको उनका आंसर सुनना है। उसके बाद क्या है कि जैसे आई डोंट नो कहने के लिए आपको डरना नहीं है, लेकिन आई डोंट नो के साथ 2 शब्द 2 लाइन पहले बोल दो भाई। कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि पूरे इंटरव्यू पैनल में एक क्वेश्चन आ जाए जिसमें आप आई डोंट नो बोल दें एकदम ब्लंटली कि सर आई डोंट नो, आई एम नॉट, आई हैव नॉट रेड अबाउट इट, क्योंकि कुछ एकदम रैंडम सवाल हो सकता है, लेकिन यूजुअली 2 लाइन प्रिपेयर कर लीजिए। फिफ्थ पॉइंट था कि जैसे अनरियलिस्टिक क्लेम्स नहीं करने, आपको बताया ही मैंने कि मतलब एकदम कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल आंसर्स चाहिए, प्रैग्मेटिक आइडियल आंसर्स नहीं चाहिए। आप यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, या आप मेंस का आंसर नहीं लिख रहे हैं कि अब मुझे ना ये चेंज कर देता हूँ, ऐसे बोल दूंगी, तो ये अगर मैंने कर दिया, जैसे कि मैं ना सारे भारत के पूरे झारखंड में सारी जगह ई क्लासेस कर दूंगा, और ना अभी वाईफाई की कनेक्टिविटी स्ट्रांग नहीं है तो मैं सब कनेक्टिविटी कर दूंगा। अरे तुम्हारे हाथ में ही नहीं है भाई, इतनी जल्दी नहीं होता, ये सब पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, उसको इंप्लीमेंट करने में ग्रेजुअली होता है। आप इसको जो सिंपल स्टेप्स हो सकते हैं, प्रैग्मेटिक जो बदलाव हो सकते हैं, वो सोचिए। और ये कैसे आप सोच पाएँगे? ये आप तब सोच पाएँगे जब आप अपने रात में अकेले टहल-टहल के अपने मन में डिस्कस करेंगे कि चलो ये क्वेश्चन कि अच्छा झारखंड में क्या बदलाव होना चाहिए, तो तुम बताओगे। तो अपने को सवाल पूछोगे, खुद ही जवाब दोगे, तब आपको क्लियर होगा कि हाँ यार, ये बेसिक सा आंसर देता हूँ। क्योंकि बिल्कुल बेसिक सोचो, बिल्कुल बेसिक एज़ कि मतलब जो आपको लगे कि यार यार ये तो उतना, या अगर नहीं समझ में आए ना, किसी अपने घर के बड़े बुजुर्ग से जाके पूछो कि झारखंड में आपको क्या लगता है 3 दिक्कतें क्या है? और क्या अच्छा आपको क्या लगता है कि यार क्या 3 तरीके हो जाएँ जिससे सब अच्छा हो जाए? वो आपको जो आंसर देंगे ना, वही पैनल सुनना चाह रहा है, आपका बुकिश आंसर नहीं सुनना चाह रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है। रैम्बल नहीं करना है, मतलब एक 6 पॉइंट जो मेरा कहना है कि ऐसा नहीं है कि बोलते जा रहे हैं, वर्बल डायरिया नहीं होना चाहिए कि मतलब हम बोलते जा रहे हैं ना, तो सिर्फ बोलते ही जा रहे हैं। मुझे ये फीलिंग है कि मेरा आंसर एक्सेप्शनल है, और क्योंकि कभी-कभी इंटरव्यू पैनल आपको ऐसे क्यूज देता है। अच्छा, ओके। तो इसमें भावुक नहीं हो जाना है कि अच्छा मेरी बात इतनी अच्छी लग रही है, मैं और बोलूँ, बिल्कुल मत बोलिए, लिमिटेड रखिए अपनी बातों को। अपने आपने 2-3 पॉइंट बोले, उसको डिसेंटली एंड करिए कि सर ये पॉइंट्स हैं, ठीक है? आप ज़्यादा बोलेंगे तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब हम ज़्यादा बोलने लग जाते हैं तो एक तो बहुत सारे क्यूज़ छोड़ देते हैं जहाँ पे समझ नहीं आता, और एंडिंग कैसे करें ये क्लियर नहीं होता, है ना? कभी-कभी बिल्कुल समझ नहीं आता कि बोलते तो चले गए, एंडिंग कैसे करें, ठीक है? तो वो गलती हो जाती है। इसके अलावा क्या है कि आप जब नॉन वर्बल क्यूज आपको आपके उनसे भी मिलेंगे, पैनल्स से, ठीक है? पैनल कोशिश करता है हमेशा आपसे डिस्कस करने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए, ठीक है? कोई 1-2 लोग हो सकते हैं जो पर्टिकुलरली बहुत एकदम स्पेसिफिकली आपसे ये पूछने लग जाएं कि जैसे करंट अफेयर्स तो आपसे आपके पैनल पूछेंगे कि झारखंड का जो भी सारे इश्यूज हैं वो आपसे, इंटरनल इश्यूज तो सारे आपसे डिस्कस करेंगे, चाहे वो आपका ये हो गया नक्सलिज्म हो गया, चाहे डेवलपमेंटल स्कीम्स हो गया, ट्राइबल कम्युनिटीज के ऊपर हो गया, ये सब आपसे पूछेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली उसमें नहीं चले जाएंगे कि एकदम ही प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन फैक्ट पे आ जाएं। लेकिन एक पैनल का मेंबर ऐसा भी हो सकता है जो फैक्ट पे आ जाए, एकदम फैक्ट फैक्ट पूछने लग जाए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एकदम फैक्ट फैक्ट पूछने लग जा रहा है ना, एक नहीं सारे पूछने लग जा रहा है, तो आप ये ध्यान रखिए, आप अपने मॉक इंटरव्यूज देंगे तो उसमें नोटिस करिएगा, अगर आपसे बहुत ज्यादा फैक्चुअल सवाल पूछने लग जा रहे हैं, तो आप ये बात समझ जाइएगा कि आप उनको एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन दे नहीं रहे हैं। ठीक है, वो सारे बूढ़े बूढ़े लोग सुबह नाश्ता करके आके अखबार पढ़ के आपसे एक पंचायत करने आते हैं, एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन जिससे लगे कि एक सेंसिबल सिविल सर्वेंट है, जिसकी नॉलेज भी ठीक ठाक है, जो बातचीत में भी अच्छा है, ग्रेसफुली पॉइंट्स को समझता है, और अगर कहीं गलती होती तो एक्सेप्ट भी करता है, तो ये ठीक व्यक्ति है, इससे बात करके अच्छा लगा। और हाँ, इसके पास फैक्चुअल नॉलेज भी है, झारखंड से रिलेटेड भी होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपके स्टेट से रिलेटेड आपके करंट अफेयर्स नहीं प्रिपेयर्ड हैं तो आपका स्टेट के प्रति प्यार नहीं दिखता, ठीक है?
देश के प्रति भी प्रिपेयर्ड होने चाहिए। लेकिन इसमें मैं ये नहीं कहती कि आपके प्रिपेयर्ड होने चाहिए तो बहुत ज्यादा डीप हो, बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप आप इसमें उनसे जीत नहीं पाएंगे। वो रोज अखबार पढ़ते हैं आज इतने सालों से, ठीक है, उनका पूरे दिन का काम ही ये होता है कि अखबार पढ़ो टीवी देखो, अखबार पढ़ो टीवी देखो। तो आप उनसे जीतने के लिए वहां नहीं जा रहे हैं। आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आप क्या उसमें उनको बता पाए कि ये है, क्योंकि बिल्कुल अज्ञान हो जाएंगे। ट्राइबल कम्युनिटी झारखंड में कितने ट्राइबल ग्रुप्स हैं, लगभग अंदाजा ही नहीं है। कितनी ट्राइबल परसेंट पॉपुलेशन है सर, पता नहीं 50% के आसपास होगी। ये जो आंसर होगा ना वो आपका डिसइंटरेस्ट टुवर्ड्स सर्विंग द स्टेट दिखाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा पढ़ लिख के जाइए, अच्छे से बोल दीजिए। और बाकी आपको कहीं ऐसा लगता है कि अगर वो जैसे होता है कभी कभी इंटरव्यू पैनल में आपसे सवाल पूछने फिर उधर देखने के, चलो तुम पूछ लो भाई, है ना। जब ऐसे करते हैं आपको थोड़ा सा हिंट लग जाना चाहिए कि आप थोड़ा कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाओ, और ये आपके उस वहां पे उस पॉइंट पे होने में आपको डिफिकल्टी आएगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग जब मॉक्स देंगे तो आप ये देखिएगा कि क्या आपके पैनल्स जो हैं वो आपके क्वेश्चंस आंसर से ही क्वेश्चंस निकाल ले रहे हैं, क्या आपसे बातें कर, सिर्फ फैक्ट्स तो नहीं पूछते जा रहे हैं कि S400 में कितने पार्ट्स थे ये बता दो, कितने रुपए का आया था ये बता दो। ये तो नहीं कर रहे, क्योंकि अगर सिर्फ फैक्चुअल पूछने लग गए सारे लोग तो इसका मतलब कि आप उनको बातें करने में इंटरेस्टिंग व्यक्ति नहीं लग रहा। तो आपको इंटरेस्ट अपने में बनाए रखना है। यू हैव टू बी योर बिगेस्ट सेल्स पर्सन। खुद को, खुद की पर्सनैलिटी वहां पे आप बेचने जा रहे हैं कि देखो मुझे, देखो मैं एक आइडियल सिविल सर्वेंट हूँ। तो ये सारी पॉइंट्स आप दिमाग में रखेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो अब हम डाउट टेकअप कर सकते हैं। ओवर टू दुर्गेश सर, और आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। That was so insightful. Thank you, Arushi ma'am. I guess the students ने जॉट डाउन भी किया होगा पॉइंट्स, जैसा मैंने कहा था। बिकॉज देखो, एंड आई बिलीव एंड आई इंसिस्ट ऑन दिस कि जो भी आपकी लर्निंग्स हो ना इस कोर्स में, ऐसा मत सोचो कि अब मेंस हो गया, वी आर नाउ, है ना, प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, तो हाँ सुन लेंगे, समझ लेंगे, आंसर्स को मन में फ्रेम कर लेंगे। दैट डजंट वर्क, दैट डजंट वर्क, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जॉट डाउन वॉट एवर क्वेरीज यू हैव, वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव, जॉट डाउन वॉट एवर यू आर लर्निंग, है ना, चाहे आप किसी सेशन में लर्न करें या आप कुछ पढ़ रहे हैं ओवर द इंटरनेट और न्यूज़पेपर, आपको जो भी पॉइंट्स लगे या आप किसी से डिस्कस करें, उन पॉइंट्स को प्लीज नोट कर लीजिए। अगर आप नोट नहीं करते हैं ना तो वो फिर एक वोलेटाइल मेमोरी में जाने वाला है एंड इट विल नॉट यील्ड मच। अगर आपको एक इफेक्टिव प्रिपरेशन करना है, नोट जरूर कर लीजिए। एंड आई गेस जितने इंसाइटफुल पॉइंट्स आपको अभी मिले हैं तो बहुत क्लैरिटी अब आपको मिल रही होगी, बिकॉज जेपीएससी ने काफी शॉर्ट नोटिस दिया है आपको। अभी अभी रिजल्ट आया है और अभी 10th से आपके इंटरव्यू भी हैं, तो यू डोंट हैव मच टाइम। सो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अभी के सेशन में जो भी डिस्कशन हुआ, इससे रिलेटेड कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में है, या अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको इंटरव्यू से रिलेटेड कोई डाउट या कोई क्वेश्चन और है, तो यू कैन फील फ्री, है ना, यू फील फ्री टू आस्क। मैम विल बी, है ना, मोर देन हैप्पी टू आंसर दिस। एंड उसके बाद वंस मैम लीव्स, आई एम आल्सो देयर, तो अगर कुछ क्वेश्चंस और भी होंगे तो विल टेक अप। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर एंड? Hello, ma'am. Am I audible? Yes, you are audible. Thank you so much, Arushi ma'am, for such an insightful session from your side. Just I want to ask some specific question regarding my optional subject in UPSC. Actually, since long I have not been in touch of political science and international relation. So should I, in any way, should I mention that I have opted political science as my optional in UPSC, or should I avoid about it? ये आप ऑप्शनल सुधाकर कहाँ मेंशन करना चाह रहे हैं? अपने जेपीएससी के इंटरव्यू के फॉर्म में आप भरना चाह रहे हैं? एक्चुअली मैम डैफ में ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता है कि आपका ऑप्शनल क्या है, बट इन एनी वे इन कॉन्वर्सेशन इफ समथिंग पॉप्स आउट दैट यू हैव also prepared for the civil UPSC civil services and your optional was political science. So but I'm not been in touch with political science, especially the western political section actually. So तो should I I would suggest do not write, है ना। इफ आपका, अगर आपका यूपीएससी में भी एक्सपीरियंस रहा है, वो आपसे पूछते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप वहां पे डिस्कस करते हैं। और आप एक पॉइंट पे ये भी बता सकते हैं कि मान लीजिए एकदम पॉलिटिकल साइंस का, क्योंकि इस समय तो बहुत ज्यादा न्यू डेवलपमेंट्स हो गए हैं,
तो अगर आप इस समय आपका प्रिपेयर्ड नहीं है, आपने खुद से लिख भी दिया और आपका फिर प्रिपेयर्ड नहीं है, तो आपने उनको एक मौका तो दिया कि इस पे सवाल मुझसे करो, है ना? और वो ज़रूर करेंगे, उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा जिस हिसाब से अभी का सिनेरियो चल रहा है, और तब आप आंसर नहीं दे पाएँगे ना, तो वो दिक्कत हो जाएगी कि आप ही ने कहा था कि पूछो, क्योंकि आपने लिखा है और आप तभी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो बेटर है कि आप मत लिखिए, है ना? Ma'am, my point is that at the same time, my international relations I consider that I know understand about the international relations tools. तो But I'm you can talking about if always they use ask go on inter. Yes, ma'am. नहीं, आई वुड सजेस्ट यू कैन ऑलवेज यूज दिस एज अ पॉइंट ऑफ योर कॉन्वर्सेशन। आपने अगर आप उसमें मेंशन ये कर दिए दे रहे हैं कि आप यूपीएससी के लिए भी आपने प्रिपेयर किया था, है ना? तो आपको पर्टिकुलरली आप ऑप्शनल मत मेंशन करिए। जब आपसे पूछे कि आप अरे आपने तो सुधाकर आप यू हैव आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी, तो आप उस समय अपना इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि सर आई हैव आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी, मेरा ऑप्शनल ये था एंड मेरा पर्टिकुलर इंटरेस्ट थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशंस में ज्यादा है। तो आपने उनको अपनी 2-4 1 मिनट का समय भी खा लिया आपने उनका, आपने उनको ये भी बता दिया कि मैंने यूपीएससी में मेरा ऑप्शनल क्या था एंड पर्टिकुलरली मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट है, जिससे वो पॉलिटिकल साइंस आपसे पूछे ना। और इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप तभी दीजिएगा जिससे वो सवाल पूछें और आप जवाब दे पाएँ। मेरा ये सजेशन है, बाकी सर विल गाइड यू बेटर। Yeah, thank you, ma'am. I'll do it. Uh, can I ask one more question, ma'am? Actually, ma'am, मैंने IT सेक्टर में जॉब किया है 5.5 years के अप्रॉक्स एंड 4 to 5 years का गैप भी हो गया है उसके। I quit my job during COVID times, and it's been around 5 years quitting my job. So, how to manage, how to compensate that period in interview if they ask what you did in those 5 years? What should I say in the interview regarding that? आपने उस समय क्या एक्चुअल में क्या किया है जब ये 5 साल में? Actual में one thing that I did, that I have a swimming community that I have created that community and I worked for that. But the monetary section was not involved, and there was some स्विमिंग social work कम्युनिटी। that I did. Yeah, but the अच्छा। monitoring term was not involved in that. So economically, I am not having anything in my hand. So for the आपने social क्या work, उस समय प्रिपरेशन करी थी यूपीएससी, yeah, जेपीएससी या किसी एग्जाम की? along with the preparation, I developed this hobby alongside that. I'm a swimmer, and I also train many students for the swimming as a life skill, so that the many drowning cases in my city should be avoided. तो So ये तो अच्छा पॉइंट है ना, आप इसको इसी तरह बता सकते हैं कि मतलब सर आई क्विट माय जॉब ड्यूरिंग कोविड, है ना, टू प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज एंड आई हैव बीन प्रिपेयरिंग सिंस, है ना? तो वो एंड इन द मीनवाइल विद अलोंग विद प्रिपरेशन, सिंस आई सॉ many cases in my district where children have been drowning because of these because of they were not having this life skill of swimming. So I also conducted swimming sessions, जो भी आप उसको एक अच्छा टर्म दे दिए, स्विमिंग की ट्रेनिंग क्लासेस फॉर फ्री, सो दैट दीज पॉइंट्स मतलब दीज केसेस शुड रिड्यूस। तो ये तो आपकी बेनिफिट में आ जाएगा। वो आपसे बस एक सवाल इसके बाद और कर सकते हैं कि सुधाकर आप तब से प्रिपेयर कर रहे हैं। मेरा इसमें ये आप सारे स्टूडेंट्स को सजेशन है, इसमें एम्बैरस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तब से प्रिपेयर कर रहे हैं और अभी तक प्रिपेयर कर रहे हैं। आप बिल्कुल कह सकते हैं कि सर मैं तब से प्रिपेयर कर रहा हूँ, और क्यों आपका किसी में नहीं हुआ? सर मैं ट्राई कर, अगर आपका किसी में हुआ है तो आप बता सकते हैं, आपका नहीं हुआ तो आप ये बता सकते हैं कि सर मैं ट्राई कर रहा हूँ। एंड उसमें आपके चेहरे पे वो नहीं होना चाहिए कि वो झिझक हो, वो शर्म हो कि अरे मैं ये क्यों कर रहा हूँ इतने समय। वो चेहरे पे ये मतलब कुछ करने का जज्बा दिखना चाहिए, थोड़ी कि नहीं मैं कर रहा हूँ ना, मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप मतलब वेस्ट कर रहे हो, आप कर तो रहे थे। उस कन्विक्शन के साथ बोलिए कि मैं ये कर रहा हूँ, इतने साल तक कर रहा हूँ। हाँ सर मेरा अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ इसलिए मैं कर रहा हूँ। अच्छा अगर सिलेक्शन अंत में नहीं होता, अंत तक नहीं होता है तो क्या करोगे? तो मैं कुछ और तरीका तलाशूंगा। क्या तरीका तलाशूंगा वो अगर सोच लिया है तो ठीक है, नहीं सोचा है तो कहना कि सर अभी तो मुझे लगता है कि मैं एफर्ट करके कर ले जाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा तब मैं सोचूंगा। इस टाइप से कुछ आंसर दे सकते हो, मतलब थोड़ा जिंदा दिल टाइप के आदमी लगो इस चीज में, कि आपने मतलब आप करना चाहते हैं और मतलब आप कर रहे हैं। इसमें घबराइए मत कि आपने इतने समय जॉब छोड़ दी, आपके फाइनेंशियल बर्डन पेरेंट्स का हो गया होगा आपके ऊपर,
कि इतना मतलब पेरेंट्स के ऊपर कि वो इतना खर्चा आपके ऊपर कर रहे हैं, तो इस टाइप के आंसर्स को ये मत उस तरीके के हाँ पेरेंट्स का खर्चा तो बहुत हो गया होगा, बोझ तो मैं हूं ही घर वालों पे, इस टाइप का नहीं होना चाहिए ना आंसर। I don't think in that way, but the one thing that if they ask me if the monetary involvement is not there in your 5 years of career that you have prepared for the civil services. तो एवरीथिंग So इज in नॉट that terms, I मॉनेटरी। was a bit. नहीं नहीं, यू In शुड बी that वेरी terms, I was a कॉन्फिडेंट। bit dicey. Yes, sir. आपने And the यू हैव one बीन thing, डूइंग सो and गुड, the तो इसमें yes, कोई इशू नहीं yes, है। sir. And the one thing is that I also created an NGO. I'm also the chief executive officer of that NGO. But that NGO is also not making that the money at the time. But and that NGO is related to the environment and educational purposes. So should I mention that NGO that I'm CEO of that NGO, or should I avoid it? You should certainly not write as CEO of an NGO, है ना। You should mention that you have created an NGO, है ना, या you are a part of an NGO। पार्ट आप लिखेंगे, जब आपसे पूछेंगे एनजीओ क्या करता है, तब आप उस समय आपको मौका मिलेगा ये बताने के, सर ये मैंने खुद ही बनाया था, है ना, और उसमें मैं ये कर रहा हूँ, अगर एक्चुअल में कुछ कर रहे हैं तो। और उसमें अगर आपसे कोई भी ये कहता है कि अरे आपने इनमें से तो आप किसी चीज से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, है ना, तो उसमें शर्माने की बात नहीं है, ठीक है। ये कोई बात नहीं होती कि आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। आपका राइट नाउ आप बता सकते हैं कि सर राइट नाउ आई एम डूइंग प्रिपरेशन एंड कंट्रीब्यूटिंग इन द सोसाइटी इन व्हाटएवर वे पॉसिबल, लाइक ट्रेनिंग द स्विमिंग वाला बच्चा, और दूसरा ये एनजीओ, है ना। एंड सर्टेनली आफ्टर सम टाइम आई होप कि आई विल मतलब आई स्टार्ट अर्निंग समथिंग फाइनेंशियली एज वेल, है ना। तो इस तरह से कॉन्फिडेंस में बोलिए, क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. वेलकम। Any other question? Please be quick and एक ही बार में क्वेश्चन पूछ लेना जो भी आपका क्वेश्चन है, so that ma'am also can answer, है ना, in a short span. Hello. Good evening, ma'am. You are audible. Please be little louder, Prabhakar. हाँ, हेलो, अब ठीक है? हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वो पूछेंगे कि जैसे कि मैंने बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो पूछेंगे कि वाई यू हैव शिफ्टेड योर करियर, वाई यू डोंट गो फॉर बीटेक, एमटेक एंड पीएचडी, तो फिर मैम इस इसको कैसे कैटर करेंगे? यार ये बहुत ज्यादा जेनेरिक सवाल है, पता है, ये सब सारे इंजीनियर से पूछा जाता है कि आप मतलब या पूछने आपकी प्रोबेबिलिटी रहती है तो 90% चांसेस है कि आपसे नहीं पूछेंगे, पहली बात तो, क्योंकि वो सबसे यही पूछते हैं, एक्सपेक्टेड यही है कि ये पूछेंगे तो नहीं पूछेंगे। फिर भी आपसे पूछते हैं तो देखिए आपको सिंपल सा बताना है, जो मैंने अपने में बताया था आप ये बता सकते हैं, बाकी सर आपको बहुत सारे मल्टीपल आंसर्स भी देंगे, इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, सर आपको बताएंगे। लेकिन जो मैं आंसर देती थी और जो मेरे ब्रदर ने भी दिया है और बहुत लोगों ने हमने साथ में जो प्रिपेयर करते थे वो हम देते थे, वो ये था कि जैसे मैं इसमें आपका माइंडसेट भी क्लियर कर दूं, पहली बात कोई गलती नहीं है कि आपने इंजीनियरिंग करी है, इंजीनियरिंग का डिसीजन आप लेते हैं 12वीं क्लास के बाद, ठीक है। तो आपको जो अवेलेबल ऑप्शंस थे उस समय का, जो आपका नॉलेज था और अवेलेबल ऑप्शंस थे, उसके बेसिस पे आपको ग्रेजुएशन करनी थी, तो आपने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में करी। यूपीएससी या जेपीएससी किसी की भी प्राइमरी कंडीशन यही होती है कि आप ग्रेजुएट हो, तो ग्रेजुएट आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ग्रेजुएट होकर तो आप पब्लिक सर्विस कर नहीं देंगे, तो आप तो इसलिए आप अनअपोलोजेटिक रहिए कि आप किसी में भी आपने ग्रेजुएशन करनी थी तो आपने ग्रेजुएशन करी है, ठीक है। वाइल इन अब आपको यहाँ से आंसर आप ये चेंज करेंगे कि आपको 3rd या 4th ईयर में कोई अपना एक इंस्टेंस निकाल लीजिए जो आपका पर्सनल हो, कि आपको जब 3rd या 4th ईयर में थे तो आपको या तो आपके किसी फ्रेंड से या किसी मेंटोर से, या आपने कोई ऐसी सोशल इशू देखे जो, और आपने देखा कि सिविल सर्वेंट वहां पे कैसा इनपुट दे पा रहे हैं, तो आपको मन में आया कि अब हम चेंज कर लेते हैं, मतलब इसके लिए भी ट्राई कर लेते हैं, तो आपने इसको आप इस तरफ शिफ्ट हुए, ठीक है। इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन ये बनता है कि आपको नहीं लगता कि आपने एक सीट वेस्ट कर दी इंजीनियरिंग की,
है ना। तो आप एकदम मन में एक तो क्लियर रखिए कि इंजीनियरिंग कॉलेज, नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज ज्यादा है, नंबर ऑफ सीट्स ऑफ इंजीनियर्स ज्यादा है, लोग अभी भी कम है भारत देश में, ठीक है। तो आपने कोई सीट नहीं वेस्ट करी, तो आप एकदम क्लियर बताएंगे कि सर मेरे पास जो 12th के बाद ऑप्शन था, मैंने उनको वे डाउन करके उसमें इंजीनियरिंग करी है और मैंने उसमें सीखा है। और जो है, अगर मुझे गिवन एन ऑप्शन इन पब्लिक सर्विस, मुझे जहां ऑप्शन मिलेगा मैं ऑब्जेक्टिवली उसमें इनपुट दे पाऊंगा, देने की कोशिश करूंगा। इस टाइप का आप आंसर दे दीजिए। लेकिन इससे मतलब शर्माना नहीं है, मेरा ये कहना है कि शर्माना नहीं है कि आपने इंजीनियरिंग करके क्यों खराब कर दिया। सभी करते हैं, कोई ना कोई ग्रेजुएशन करते हैं ना। Just to add before we take next question, Arushi ma'am is an engineer. Ma'am ke husband is also an engineer. Ma'am ke brother is also an engineer, and all three of them are in civil services. Her husband is an IAS of UP cadre. And आपको जानकर खुशी होगी, इनके भाई हैं आरव मिश्रा, right? आरुषि, आरव, अर्नव मिश्रा, अर्नव मिश्रा, sorry, राइट। अर्नव मिश्रा. He is an IAS of झारखंड cadre, है ना? तो तो आपके most चाईबासा में ही पोस्टेड थे अभी, एंड अच्छा, नाउ ही इज असिस्टेंट सेक्रेटरी इन, मतलब अभी दिल्ली में गए हैं, फिर लबासना जा रहे हैं और बैक टू झारखंड आएंगे कहीं। बैक टू लेकिन वापस झारखंड जाएंगे. चाईबासा में 7-8 महीने रह के गए, तो हमारे से तो झारखंड का बहुत कनेक्शन हो गया था। तो चल, व्हेन द नेम केम अप कि झारखंड पीएससी, तो इट फेल्ट लाइक अनदर होम, कि हाँ ये बहुत जरूरी है। any other question? This is the last question that we will take for Arushi ma'am, because उनका time constant है थोड़ा, and उसके बाद जो भी questions होंगे we will take later. Any other question? Why should we select you over others? इसमें can I say that I am likable and approachable, so people can connect to me, means come to me? नहीं, तो उसमें तो बच्चा ये सवाल हो जाएगा ना कि क्या बाकी लोग अप्रोचेबल लाइकेबल नहीं है, और आपने क्या सारे कैंडिडेट्स को जज कर लिया कि वो लाइकेबल अप्रोचेबल नहीं, आप ज्यादा हैं। या इससे एक और इसमें दूसरा फ्लॉ हो जाता है बच्चा कि हम इसको मतलब ये कैजुअल आंसर हो जाता है कि हम लाइकेबल है, अप्रोचेबल है, मतलब ये फेसबुक का वो या इंस्टाग्राम का बायो नहीं है ना कि हम ऐसा है, ठीक है। तो इट शुड बी वेरी फॉर्मल कि आपको हम क्यों सेलेक्ट करें। तो आप बता दीजिए कि सिंपल आपने कि सर मैंने इन फील्ड में पढ़ाई करी है, मेरा मोटिवेशन इस फील्ड में है, मैंने और मैं इंटेंशन रखती हूँ सर्व करने का, तो मुझे लगता है कि गिवन अ चांस, है ना, आई विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज। ये नहीं कि आई विल कंट्रीब्यूट, आई विल गिवन अ चांस, आई विल चेंज द वर्ल्ड, गिवन अ चांस आई विल कंट्रीब्यूट द बेस्ट। Given the chance, I'll be able to contribute, I will be able to contribute, या I will try to contribute, उसमें आपकी humbleness दिखती है। तो इसका आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मैं आप सबको कहती हूँ, कोई भी आप में पर्सनैलिटी का बहुत अच्छा एस्पेक्ट हो सकता है, आप में से किसी के में भी हो सकता है कि बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होती है किसी रीजन से, लेकिन उसको हम इस तरह से नहीं बताएंगे कि नहीं आप मुझे इसलिए ले दे क्योंकि मैं इसलिए मैं इसमें अच्छा हूँ, है ना। आप बस ये बताइए कि मेरे पास ये सब स्किल्स हैं, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मुझे लगता है कि मैं इसमें बेहतर कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी, बस इतना। Okay, ma'am. Ma'am, I thought that maybe giving them a really means मतलब बोर हो रहे होंगे ना, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। लेकिन बच्चा इसमें इंटरेस्टिंग आप अपने आंसर्स से बनाएंगे। अपनी पर्सनालिटी के बारे में अगर आप ज्यादा ऐसे कैजुअल हो जाएंगे ना, दो बातें होती हैं, आप सबके लिए है, आपकी अलग पॉइंट नहीं है, ये सभी लोग इस तरह की मिस्टेक करते हैं। क्यों? एक होता है अपने को हम एक्चुअल में लाइकेबल बनाएं, तो वो हमारे आंसर्स के थ्रू आप बनाएंगे। दूसरा होता है हमें बहुत फाइन लाइन होती है कि जहां पे हमें ये ना हो जाए कि लोग हमें मजाक कर ले हमारा, कि हम सेशन से बाहर निकले तो वो 4 बुड्ढे बैठ के ये जज कर लेंगे, क्या बच्चा था यार ये, है ना, कैसे बोलता है। ऐसा नहीं है, है ना। आप आपके डिसेंसी होगी तो वो आप अपने आप ही लाइकेबल और अप्रोचेबल दिख जाएंगे, है ना। तो वो आप लोड मत लीजिए, बस इसी में सबके लिए ही है कि फॉर्मल आंसर दीजिए, बिल्कुल भी इनफॉर्मल नहीं। वो आपसे इनफॉर्मल जरूर होंगे, ये ध्यान रखिए आप सारे कैंडिडेट्स की। होता क्या है कि जो सारे बूढ़े सीनियर ऑफिसर्स बैठते हैं वो आपसे इनफॉर्मल होने की कोशिश करते हैं कि अरे शादी नहीं हुई अभी तक, कब करोगे शादी, है ना। तो आप उसमें नहीं कि अरे सर मेरी तो गर्लफ्रेंड थी या मेरा बॉयफ्रेंड था, अभी करेंगे सर देखते हैं, या ना
पता नहीं सर, मैंने तो सोचा मैं कभी करूंगा ही नहीं। ये सब फिल्मी आंसर और बहुत फील वाले आंसर नहीं दिए जाते हैं ना, बिल्कुल। ये आपका जो यूट्यूब पे पॉडकास्ट है वो सब बिल्कुल भी नहीं है ना। यहाँ पे आपको आंसर डिसेंट देना है कि सर जैसे आप शादी करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। या तो अगर नहीं करना चाहते हो, बिल्कुल फिक्सेटेड हो, तो उसके पास अगर रीजन है कि सर मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैं ये चीजें करूंगा और उसमें मुझे मैं शादी कर लूंगा तो शायद ऐसा नहीं कि शादी से मुझे डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, शादी करने के बाद मेरा टाइम कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो मैं और कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा। परंतु जनरल आंसर होगा कि आप कह देंगे सर मैं जब सेटल हो जाऊंगा, हो जाऊंगी, तो मैं इस डायरेक्शन में आगे प्रोसीड करूंगी। तो उससे क्या है कि आप एक फॉर्मल डिसेंट कैंडिडेट समझ के, तो वो आपसे इनफॉर्मली बात करें, आपकी बात में कहीं भी कैजुअलनेस या इनफॉर्मलिटी नहीं आनी चाहिए। ये आप सब सीखेंगे जब आप मॉक देंगे ना। आपसे बहुत सारे मॉक इंटरव्यूअर्स जो होंगे वो आपसे बहुत कैजुअल बात करेंगे कि और बताओ कैसे हो, है ना। उसका जवाब आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ अच्छा हूँ, बढ़िया लग रहा है मुझे। ये थोड़ी आंसर होता है। सर मैं ठीक हूँ, मतलब सर मैं ठीक हूँ और बाकी ठीक, मतलब लिमिटेड एकदम। ये नहीं कि मतलब हाँ हाउ आर यू, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, है ना, आई एम ऑल राइट, है ना। इस तरह का जो शब्द होते हैं वो चेंज ऑफ शब्द होते हैं, तो वो फॉर्मल सी होती है। तो यही आप सबके लिए सजेशन है कि बी वेरी फॉर्मल, और उसकी प्रैक्टिस आप अपने सेल्फ में और मॉक सेशंस में कर सकते हैं। तो ओके सर, अगर Thank you, आपकी ma'am. परमिशन हो तो फिर Sure, मैं Arushi एक्सक्यूज ma'am. करूंगी। Thank you. Thanks a lot for थैंक यू your सो मच, precious time. थैंक यू सो And मच। we wish all the students like कि अभी we have around 15-16 of students who are appearing for JPSC interview, and weightage of interview in JPSC is 100. So I believe the ratio of selection वैसे भी अगर mathematically भी calculate करें तो it is around 2.5 का है ना है, but I believe कि इस ग्रुप से उससे ज्यादा होगा। So once you are in the service, वैसे अभी बीच में कुछ मॉक्स में भी, एक दो मॉक्स में कुछ लोगों को मैम का गाइडेंस फिर से मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। उसके बाद वंस द रिजल्ट इज आउट तो विल मीट अगेन, एंड मैम भी आप सभी लोगों को ज्वाइन करेंगे एंड विल कॉन्ग्रेचुलेट यू, है ना, सब लोग साथ में मिलकर। मीनवाइल मैं आपके साथ हूँ, और भी जो सेशंस होंगे उसमें भी आपको काफी सारा गाइडेंस मिलेगा, काफी सारी बातें सीखने को मिलेगी। आरुषि मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर टुडे। थैंक यू सो मच सर, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स। आप अच्छे से करिए, आपके जो डाउट्स हैं उसको आप सर से पूछने में हिचकिचाइएगा मत। ये मत सोचिएगा कि अब ना मैं 10 डाउट इकट्ठे कर लूं तभी पूछूंगे या पूछूंगा। आपको, आप सर से कनेक्टेड हैं, आपको जब भी डाउट लगे डेली बेसिस पे उसको सॉल्व करवा लीजिए सर से, क्योंकि जब आप डेली बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होगा तो आपकी थिंकिंग डेवलप होगी कि कैसे सर ने बताया उसी अकॉर्डिंग में सारे आंसर्स प्रिपेयर करूं, तब आप बेहतर कर पाएंगे। तो मेरा यही सजेशन रहेगा, अच्छे से प्रिपेयर करिए। इंटरव्यू दादी नानी दादा दादी के साथ भी प्रिपेयर होता है, तो उनसे जरूर सजेशंस लीजिएगा और अकेले आंसर्स दीजिए अपने आप को, ठीक है, तब आप सीखेंगे। ऑल द बेस्ट, लड़खड़ाइए नहीं, घबराइए मत, और अच्छा करिए, और झारखंड में मिलते हैं। चलिए, ओके, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू मैम, स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट। बाय बाय। थैंक यू मैम। चलिए, तो आई होप कि आपको काफी कुछ सीखने को और समझने को मिला होगा, है ना। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन दैट यू वांट कि अभी आंसर करें? एनीवन हैविंग एनी अदर क्वेश्चन? सर गुड इवनिंग सर, मैं Yes. जीवन टुड्डू बोल रहा हूँ सर। यस जीवन। सर एक क्वेरी था मेरा पर्सनल एक्चुअली। सर मैं एक वर्किंग पर्सनल हूँ और स्टेट बैंक में भी काम कर रहा हूँ, बट रिसेंटली अराउंड 6 मंथ्स 1 ईयर बैक मेरा ट्रांसफर हो गया है इन बिहार, ओके। और प्रायर टू दैट मेरा झारखंड में ही रहा सिंस ज्वाइनिंग। तो मैं वो बिहार वाला लास्ट नहीं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि फिर मुझे लग रहा है कि पता नहीं बिहार से वो पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं लास्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग वाज मैं गिरिडीह। तो ऑल्दो वो 6 महीना ऐसा हो गया, 1 साल हो गया है, तो गिरिडीह ही बोलना सही रहेगा या फिर हम उनको बता सकते हैं कि नहीं अभी गिरिडीह खत्म हो गया व्हाट आर है? द रीजंस बिहार को अवॉइड करने का? सर रीजंस ऐसे नहीं है एज इन, लेकिन चूंकि फिर बिहार के क्वेश्चनियर को मुझे तैयार करना पड़ेगा इनकेस यदि आई गॉट इट, आई बिहार गॉट से, इट, आई इसलिए गॉट इट। मैं नहीं चाह रहा था उस एंगल पर। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। देयर इज अ वेरी डिसेंट एंड स्मार्ट वे टू टैकल सच सिचुएशन। ऐसे में आप ये बोल सकते हैं, आपका जैसे 6 मंथ्स पहले ट्रांसफर हुआ है, आप टाइम पीरियड को स्पेसिफाई मत कीजिए, है ना। जब आपके प्लेस ऑफ पोस्टिंग या प्लेस ऑफ वर्क की बात हो तो आप बोलना कि सर मैं टिल रिसेंटली
गिरिडीह में था, अभी रिसेंटली मेरा ट्रांसफर बिहार में हुआ है, सो आई एम एट अ न्यू प्लेस एंड आई एम एक्सप्लोरिंग द प्लेस, ठीक है। तो उसके बारे में जैसे आप ये बता देंगे कि अभी रिसेंटली मैं गया हूँ, डू नॉट मेंशन अ टाइमलाइन, है ना, टाइमलाइन मत बताइए आप बताएं कि रिसेंटली मैं गया हूँ और मैं खुद अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो फिर वहां से क्वेश्चंस कम आएंगे, और अगर क्वेश्चंस आते हैं देन यू हैव अ वेरी डिसेंट, है ना, आंसर कि सर लाइक आई एम न्यू टू द प्लेस, मैं born and brought up भी मेरा झारखंड में हुआ है, आई डू नॉट नो मच अबाउट इट, आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग एंड स्टिल ट्राइंग टू नो थिंग्स ओवर देयर, है ना। तो रादर देन कि कंप्लीटली हाइड करें इस फैक्ट को, आप उसको रख सकते हो बट इन अ डिसेंट वे, कि अभी भी मेरा वहां पे ट्रांसफर हुआ है, तो आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट, है ना, दैट विल बी अ बेटर आइडिया। सर एक अदर वे अराउंड, मैंने दरअसल प्लेस ऑफ पोस्टिंग गिरिडीह मतलब बोला, वो तैयार किया वो सारा फैक्चुअल चीजें, और अभी करंट अफेयर्स यदि कुछ है उसके आसपास का सारा, तो वो यदि एज पर स्ट्रेटेजी यदि मैं गिरिडीह ही बोल के डिफेंस कर सकता हूँ तो फिर वो भी सही रहेगा, या कहीं बॉडी क्या लैंग्वेज बोल में के या डिफेंस आईसाइट कर में कहीं सकते हैं, पे वो छूट? पार्डन? सर जैसे मैं उनको प्रेजेंटली बता सकता हूँ कि सर प्रेजेंटली आई एम पोस्टेड गिरिडीह ओनली, और ये करके मैं स्टॉप कर लेता हूँ, तो फर्दर यदि कोई क्वेश्चंस गिरिडीह से आते हैं और उसका मैं जवाब दे देता हूँ सर, तो क्या वो बॉडी लैंग्वेज में कहीं दिख जाता है कि नहीं ये झूठ बोल रहा है या ऐसा कुछ है सर? देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूजुअली जो कन्वर्सेशन होता है ना, मतलब इफ इट इज एंगेजिंग, अगर आपका अच्छा इंटरव्यू है, इफ इट इज एंगेजिंग, तो कन्वर्सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाता है, और वैसे कन्वर्सेशन में ना कई बार ये चांस रहता है कि थोड़ी देर के बाद किसी न किसी बात में, हो सकता है वो कोई और बात चल रही हो, किसी और कंटेक्स्ट में चल रही हो, वहां पे आपके, है ना, बोलने में आ जाता है कि ये वाला, है ना, और जैसे ही वो आएगा फिर बहुत बुरी सिचुएशन हो जाती है कि फिर वो आपको बोलेंगे अभी तो आपने बताया था ऐसा। जैसे आई रिमेम्बर अ स्टूडेंट, दो ऐसे इंसिडेंसेस मैं आपको बताता हूँ, सभी लोगों को जानना चाहिए। एक स्टूडेंट ने बोला कि माय हॉबी इज प्लांटिंग ट्रीज, है ना, जो कि नहीं थी, ऑब्वियसली वो बनाया हुआ हॉबी था, यूपीएससी इंटरव्यू की बात है। तो उन्होंने पूछ लिया कि लाइक महीने में कितने ट्री लगाते होगे, ठीक है, मतलब ये काफी बाद में पूछा है, तो उन्होंने पहले ये पूछा था कि कब से ये हॉबी है आपकी, प्लांटिंग ट्रीज बहुत अच्छी हॉबी है। तो उसने बताया कि सर ये हॉबी मेरी बचपन से है ना, व्हेन आई वाज इन सम क्लास, उसने कुछ रैंडम फिगर बताया कि मैं 10th में था या 11th में था, तब मैंने ये डेवलप किया, और वो बड़े आपको बहुत कंफर्टेबल फील करवा के वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि कब से आपने ये हॉबी डेवलप की, आप भी बिल्कुल खुश हो, वो भी बिल्कुल खुश है, आप खुशी खुशी में, है ना, कुछ रैंडम सा आप बता देते हैं। उसने बता दिया कि भैया मेरा 10th या 11th कुछ वैसा, उसने बताया। उसने फिर ऐसे पूछ लिया बाद में, उसके बाद कुछ और कन्वर्सेशन होने लगी, उसके बाद वैसे, है ना, टुवर्ड्स द एंड पूछ लिया कि अच्छा आप एक मंथ में या एक साल में कितने ट्रीज लगाते होंगे, ठीक है। अच्छा, पहले उससे पूछ चुके थे कि आपने अभी तक कितने ट्रीज लगाए होंगे, ठीक है। तो ऐसे करके उससे पूछा, तो उसने जो कैलकुलेशन बताया था कि मैं पर मंथ करीब 4 ट्रीज लगाता हूँ, है ना, 1 मंथ में 4 ट्रीज इज इक्वल्स टू 12 मंथ्स में 48 ट्रीज, ठीक। और उससे जो टोटल बाद में पूछा था, तो टोटल जो पहले पूछा था, टोटल उसने बहुत बताया हुआ था कि मैंने अभी तक इतने ट्रीज प्लांट किए हुए हैं। उन्होंने बोला कि भैया 11th में तुमने शुरू किया है, 3 साल की तुम्हारी ग्रेजुएशन है, 1 साल उसके बाद का तुम्हारा ब्रेक है ना, 2 साल 11th 12th के, मान लो इतने ट्रीज कहाँ है। तो ऐसे में कई बार हम खुद फंस जाते हैं, और वो इतना मतलब पोलाइटली, इतना जेन्युइनली पूछते हैं ना कि आपको पता नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू अबाउट अनदर स्टूडेंट। एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ था हॉबी में हेल्पिंग माई मदर इन किचन, है ना, एंड वेरी ब्लैंकली इंटरव्यू बोर्ड से ये क्वेश्चन आया, तो क्या आप हेल्प करने के लिए अपने होम टाउन जाते हो, आप तो यहाँ रहते हो ना दिल्ली में, तो हेल्प करने के लिए होम टाउन जाते हो क्या। तो किसी न किसी तरह वो कहीं ना कहीं बातों में निकल जाती है कई सारी चीजें, जिससे कि दिक्कत हो सकती है। सो इसलिए ज्यादा बेटर ऑप्शन ये है कि हम बोले कि भैया गिरिडीह में मैं लंबे टाइम के लिए पोस्टेड था, और अभी अभी मैं बिहार ट्रांसफर हुआ हूँ, टाइमलाइन मेंशन ना करें, ज्यादा बेहतर आइडिया ये है मेरे हिसाब से। क्योंकि वो जब कैच कर लेते हैं ना, तो वो बड़ा एम्बेरेसिंग मोमेंट होता है उस समय, फिर आप खुद को भी थोड़ा बुरा लगता है, और हो सकता है उससे फिर बाकी का जो आपका इंटरव्यू उसमें भी आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करें। तो इट्स बेटर कि आप सही सही बताएं, है ना। हाँ, सही को भी थोड़ा सा अपने हिसाब से ट्विस्ट कर सकते हैं, जैसे टाइम नहीं बताएं कि कब हुआ था, रिसेंट हुआ था, ऐसा करके उसको कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स? एनी अदर क्वेश्चन? हेलो। ये सुधाकर।
Sir, if someone is opting Jharkhand Police Services as their first preference, then what one should take in mind, at what point should we prepare for that? Your word of advice for that. Just a minute. You're not audible properly. एक बार मुझे earphones connect करने दो शायद. Just give me a minute. Dr. Please. Yeah, yes, sir. Am I audible, sir? Yes, you are audible. Sir, my question is that if someone is opting for Jharkhand Police Services as their first preference, then what your word of advice for those candidates? What should we take in mind preparing for the answer of that question? That why you want to have the police services as your first preference? ठीक है. I'll give a very detailed and comprehensive answer of this particular question. और इसमें मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखना है. बट उससे पहले एक चीज मुझे सडनली ध्यान आई रिगार्डिंग द डेट. आपका आप में से कितने लोगों का, जैसे सुधाकर, आपका डेट ऑफ इंटरव्यू क्या है? 11th of June, sir. Pardon? 11th of June. 11th of June है आपका. अच्छा ठीक है. आपने शायद कल ग्रुप में भी. Is everyone available in Ranchi on 6th and 7th? 6th is Friday, 7th is Saturday. Is everyone available on 6th and 7th for mocks? Yes, sir. In Ranchi. Yes, sir. Roshan, Jeevan, is everyone available on 7th? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. So one of my student who lives in Ranchi has identified a hotel near Circular Road, जो कि venue होगा हमारे mock interview का. I'll share the location of hotel. It is in Circular Road near कचहरी के पास में है. शायद कोई SBI branch है वहाँ पे. एक होटल एक स्टूडेंट ने आइडेंटिफाई किया है. So we will be doing the mock interviews there, and the date is 6th and 7th, है ना. तो 6th और 7th को हम लोग करेंगे. कोशिश करेंगे कि जिसका पहले है 2 दिन की बात है तो we'll wind up everyone's mock in 2 days. Apart from that, meanwhile 6th और 7th से पहले जो काम हम करने वाले हैं, because आज Thursday है, 6th is Friday, we have 1 week time, so we will be doing few more sessions. For example, कल भी हम लोग एक सेशन करेंगे जिसमें हॉबीज पर कुछ बातें करेंगे. ठीक है. और उसके अलावा आई वुड लाइक टू कनेक्ट 1-on-1 विथ ऑल ऑफ यू 1 by 1. ठीक है. 1-on-1 सेशंस में बेसिकली जो आप हॉबीज बताना चाह रहे हैं, इस तरह के आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को लेंगे. सो द शेड्यूलिंग ऑफ 1-on-1 सेशन विल बी, आज है 29 थर्सडे, तो 1-on-1 सेशन की जो शेड्यूलिंग है वो हम कर रहे हैं सैटरडे और संडे को, है ना. 31st और 1st को 1-on-1 की शेड्यूलिंग रहेगी, और 6th और 7th को आपके मॉक्स रहेंगे. तो ये आपके जितने भी क्वेश्चंस है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारे. बट बिफोर वी डू 1-on-1 यानी कि परसों करेंगे हम लोग, है ना. 31st इज परसों. ठीक. उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि जो 200 क्वेश्चंस मैंने आपको शेयर किए हैं, उन 200 क्वेश्चंस में से जितने क्वेश्चंस के आंसर आप लिख सकते हैं उतने क्वेश्चन के लिख लीजिए कम से कम. जीवन ने और उमूल ने अभी मुझे शेयर किया है. बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हो बढ़िया नंबर आए तो उन सारे क्वेश्चन के आंसर रिटर्न में प्रिपेयर कर लीजिए और मेरे साथ शेयर कीजिए. और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं इसके अलावा वो सारा 1-to-1 सेशन में हम लोग लेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, फील फ्री टू पिंग मी ऑन व्हाट्सएप. जब तक आपका इंटरव्यू है व्हाट्सएप पे पिंग कर दीजिए. हो सकता है कुछ छोटी मोटी चीजें हो जो आपको परेशान कर रही हो, तो उसका दिन जब भी मैं मैसेज देखूंगा, मे भी 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, या सुबह आपने किया, मैंने शाम में कुछ रिवर्ट कर दिया, तो हो सकता है कुछ छोटी मोटी चीजों का रिस्पॉन्स आपको तभी मिल जाएगा. और जो ऐसे बड़े टॉपिक्स है डिस्कशन के करेंगे, उसमें आपको काफी सारी चीजों के आंसर मिल जाएंगे. और उसके बाद जो कल कंबाइंड सेशन होगा सबका, है ना. कल के बाद जो हम परसों करेंगे, यानी कि सैटरडे और संडे को करेंगे, वो मैं 1-to-1 शेड्यूल करूंगा, है ना. सबके लिए टाइम अलॉट हो जाएगा, 30 मिनट्स का या 40 मिनट्स का टाइम सबके लिए अलॉट कर देंगे.
तो उसमें बाकी की बातें हम लोग करेंगे। और फिर नेक्स्ट वीक फ्राइडे एंड सैटरडे वी आर मीटिंग इन रांची। ठीक है, फ्राइडे एंड सैटरडे इज फाइनल। वेन्यू का जो लोकेशन है वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आपके और भी जो फ्रेंड्स हो जो इंटरव्यू दे रहे हो तो आप उनको भी ये डिटेल शेयर कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए बिकॉज आई हैव सम अदर सेशन टू कैच, एक और सेशन मुझे करना है अभी 6:30 पे, तो विल बी वाइंडिंग अप दिस सेशन। बट वॉट एवर डाउट्स यू हैव, पर्टिकुलरली अभी सुधाकर का डाउट था, तो सुधाकर विल टेक अप द डाउट, है ना, फॉर श्योर। यस अमृत सर। Good evening, everyone, and very thankful to Durgesh sir for organizing such great sessions by Arushi ma'am. But I would also request कि सर एक सेशन जो है वो हम लोगों के लिए, झारखंड के बच्चों के लिए काफी नहीं है, एंड कुछ एक दो और ऑनलाइन सेशंस बिफोर वी मीट फिजिकली और फॉर द मॉक, अगर एक दो ऑनलाइन सेशंस और हो जाएं कुछ ऐसे सिलेक्टेड अच्छे ऑफिसर्स से, सो इट वुड बी आई थिंक रियली गुड फॉर अस। डेफिनेटली कल एक सेशन होगा जो मैं खुद लूंगा हॉबीज पर आपको क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए, किस तरह की हॉबी आप मतलब अच्छे से बता सकते हैं। उसके बाद एक सेशन उपेंद्र शाह सर जो कि रिटायर्ड कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनका होगा। तो वो मैं शेड्यूल आपको बता दूंगा कि वेदर इट इज ऑन सैटरडे और संडे, सैटरडे या संडे को उनसे आज मैं एक बार रात में मैसेज करके टाइम कंफर्म कर लेता हूँ और सैटरडे या संडे को विल हैव दैट सेशन। ठीक है, ओके सर, थैंक यू sir. If there is any other thing you like at present, I'm really thankful to Kalpita. Yes, are of utmost importance for us क्योंकि आपका इंटरव्यू में ज्यादा टाइम है नहीं, तो प्रायोरिटी 1 पे आप लोग हैं। और जो भी आप बोलेंगे, अमृतसर इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं, तो जो भी आप लोगों की डिमांड होगी विल डेफिनेटली डू। अरे झारखंड के लोगों में नहीं कुछ पूछ लिया हो। ठीक है जी, चलिए। तो सुधाकर आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे एक बार मुझे पिंग भी कर दीजिएगा, विल डेफिनेटली डिस्कस। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस। Sure. Thank you. Thank you, sir. वेलकम।